जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एक निगम का, एक कंपनी का तुलन पत्र आपको वर्टिकल फॉर्म यानी कि ऊर्ध्वाकार रूप में बनाना है, जिसमें लायबिलिटीज की मदों को ऊपर और योग लगाने के बाद असेट्स की मदों को लिखना है। अगर मैं मुख्य शीर्षकों की बात करूं तो आपने इस प्रारूप में यह देखा है कि दायित्व पक्ष की ओर मुख्यतः 4 हेडिंग्स लगाई जाती हैं। पहली शेयर होल्डर फंड, दूसरी आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जिसे कहा जाता है, यानी कि ऐसी राशि जिसका आवेदन तो प्राप्त हो चुका है लेकिन अभी तक अंशों का बंटन नहीं किया गया है। तीसरी हेडिंग जो आप लगाते हैं वो लगाते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, और चौथी हेडिंग आप लगाते हैं करंट लायबिलिटीज। आगे अगर असेट्स की बात की जाए तो निगम के चिट्ठे में असेट्स को केवल 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य तौर पर नॉन करंट असेट्स और साथ ही साथ करंट असेट्स। उपशीर्षकों में काफी सारी मदों की बात हम करने जा रहे हैं। अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूं तो हमने शेयर होल्डर फंड तक डिस्कस कर लिया था, यानी हमने बात कर ली थी शेयर कैपिटल की, रिजर्व एंड सरप्लस की और साथ ही साथ अंश वारंटों के प्रति प्राप्त धन की। अब हम आगे की हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो जो दूसरा शीर्षक है वो है आवंटन लंबित रहे लेकिन आवेदन राशि प्राप्त हो जाए, यानी कि यह स्थिति ऐसी है जिसमें कंपनी ने अंश निर्गमित किए हैं, आवेदन राशि प्राप्त कर ली है लेकिन अभी अंशों का बंटन होना बाकी है और कंपनी के चिट्ठा बनाने की तारीख, तुलन पत्र बनाने की तारीख आ चुकी है, यानी कि एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो चुकी है लेकिन अंशों का बंटन करना बाकी है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ऐसी राशि को समता एवं दायित्व पक्ष की ओर अलग से हेडिंग लगाकर दिखाया जाएगा। यदि किसी कंपनी द्वारा अंशों पर आवेदन राशि को तो प्राप्त कर लिया गया है लेकिन अभी चिट्ठा बनाने की तिथि तक अंशों का आवंटन नहीं हुआ है तो इस राशि को इस शीर्षक के अंतर्गत अलग से ही दर्शाया जाएगा और शीर्षक होगा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड पेंडिंग अलॉटमेंट। अब बात करते हैं दायित्व पक्ष के तीसरे मुख्य शीर्षक की, जो कि है नॉन करंट लायबिलिटी यानी गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व होते क्या हैं? अगर इसको परिभाषित तौर पर देखा जाए तो यह कहा गया है कि गैर चालू दायित्व ऐसे दायित्व हैं जो कि चालू दायित्व नहीं है। चालू दायित्व की अगर बात की जाए तो चालू दायित्व ऐसे दायित्व होते हैं जिनका भुगतान 12 माह के भीतर भीतर कंपनी को करना है। इसका मतलब यह हुआ कि गैर चालू दायित्व वो होंगे जिनका भुगतान कंपनी को 12 माह के बाद और बहुत 12 माह के बाद और उसके भी काफी बाद तक करना है, यानी कुल मिलाकर जिनकी अवधि 12 माह से कम है, जिन्हें कंपनी को 12 माह के अंदर अंदर चुकाना है, वो चालू दायित्व और बाकी सभी नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि गैर चालू दायित्व होंगे। अब गैर चालू दायित्व में कौन कौन से शीर्षक मतलब कौन कौन से उपशीर्षक हैं उनकी बात करते हैं। पहले तो गैर चालू दायित्व वह दायित्व जो चालू दायित्व नहीं है, यानी जिसमें चालू दायित्व की विशेषताएं नहीं है और जिनका भुगतान अवधि 12 माह से ज्यादा है। इसका पहला जो उपशीर्षक है वो है दीर्घकालीन ऋण। नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसे ऋण जो कि 12 माह के बाद चुकाए जाएं वे सभी दीर्घकालीन ऋणों की श्रेणी में आएंगे और ऐसे ऋणों को कंपनी नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक में लॉन्ग टर्म बोरोविंग उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाती है। वो क्या क्या है? दीर्घकालीन ऋणों से आशय कंपनी द्वारा लिए गए ऐसे ऋणों से है जो ऋण लेने की तिथि से 12 माह के पश्चात देय हो। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 4 साल, ये सभी दीर्घकालीन ऋण कहलाएंगे और इन्हें शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। ऐसी कौन कौन सी मदें हैं? बॉन्ड, ऋण पत्र। देखिए, जैसा कि आपको ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन वाले अध्याय में बताया गया था कि जब आप चिट्ठा बना रहे हैं तो ऋण पत्रों को समता एवं दायित्व पक्ष में, नॉन
करंट लायबिलिटी शीर्षक के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोविंग उप शीर्षक के नीचे दिखाया जाता है। तो ये वही बात है कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग में ऋण पत्रों को शामिल किया जाता है। लेकिन एक विशेष बात कि मान लीजिए कोई दीर्घकालीन ऋण या कोई ऋण पत्र चिट्ठा बनाने के 12 माह के अंदर अंदर दे हूं। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए 2021 31 मार्च को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं और आपको 30 सितंबर 2021 को कुछ ऋण पत्रों का शोधन करना है। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए 10,000 ऋण पत्र हैं जिसमें से 2,000 ऋण पत्रों का शोधन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 8,000 ऋण पत्र हैं वो तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग होंगे, लेकिन जो 2,000 ऋण पत्र हैं वो तो अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग की परिभाषा में नहीं आते हैं, क्योंकि आने वाले 12 माह के अंदर आपको उनका भुगतान करना होगा। ऐसी स्थिति में उन ऋण पत्रों को अदर करंट लायबिलिटी एक हेडिंग आएगी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, सब हेडिंग करंट लायबिलिटीज के नीचे, उसमें आपको दिखाना है। तो वो यही बात कर रहा है, यदि दीर्घकालीन ऋणों का कुछ भाग स्थिति विवरण के कायमे हो, आपके 12 माह के भीतर दे हो, तो उस भाग को अन्य चालू दायित्व अदर करंट लायबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट के नाम से दिखाया जाएगा। अगली बात करें तो अगला उपशीर्षक है नॉन करंट लायबिलिटी में स्थगित कर दायित्व डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये क्या होती है? आप सभी जानते हैं कि लेखांकन की आय अलग और कर आधार की आय अलग होती है। आयकर अधिनियम के जो प्रोविजंस हैं वो इनकम को अलग तरीके से कैलकुलेट करता है, जबकि लेखांकन में आय अपने सिद्धांतों के आधार पर गणना की जाती है। तो इन दोनों की आयों में अंतर होने पर दोनों पर बनने वाले कर की राशि में भी अंतर होता है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब उत्पन्न होगी? स्थगित कर दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है। यानी कि कर योग्य आय जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में जो आपकी आय है वो कम है और लेखांकन आय ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में स्थगित कर दायित्व उत्पन्न होगा और उसे नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक के नीचे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी उपशीर्षक के नाम से दिखा दिया जाएगा। अगला उपशीर्षक है अन्य दीर्घकालीन ऋण। इसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा? ऐसी व्यापारिक देयताएं जो 12 माह के पश्चात दे हो। व्यापारिक देयताएं यानी कि ट्रेड पेबल जो मुख्यतः 12 माह से कम की अवधि की होती है, लेकिन कई बार कुछ ट्रेड पेबल क्रेडिटर और बीपी जो हैं वो 12 माह से ज्यादा के हों तो फिर उन्हें करंट लायबिलिटी यानी चालू दायित्व में नहीं लिया जा सकता, तो फिर उन्हें अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लिया जाएगा। इसी तरीके से अन्य में क्या हो सकता है, जैसे कि आपने देखा है कि प्रीमियम और रिडम्पशन जो शोधन के समय दी जाती है उसे निर्गमन के समय ही प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से जर्नल प्रविष्टि में क्रेडिट किया जाता है, तो वो आपकी पुस्तकों में क्रेडिट के होकर खाता खुल जाता है, जबकि वो शोधन के समय वापस डेबिट होती है। ऐसा आपने ऋण पत्र वाले निर्गमन में पढ़ा है। तो प्रीमियम और रिडम्पशन को लॉन्ग टर्म बोरोविंग अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नीचे दिखाया जाएगा यदि आपने उसका खाता निर्गमन के समय ही खोल लिया है। अगला उपशीर्षक है दीर्घकालीन आयोजन। दीर्घकालीन आयोजनों को समझने से पहले हमें आयोजन का मतलब समझना होगा। संस्थाएं रूढ़िवादिता अवधारणा का पालन करने के कारण भविष्य में होने वाली हानियों के लिए पहले से ही प्रावधान कर लेती है। अब यदि ऐसी हानियां ऐसे दायित्व 12 माह बाद उत्पन्न हो तो वो कहलाएंगे दीर्घकालीन आयोजन, और यदि 12 माह के पहले उत्पन्न हो तो वो कहलाएंगे अल्पकालीन आयोजन। तो दीर्घकालीन आयोजन वे सभी आयोजन जिनके विरुद्ध दावे स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह पश्चात चुकाए जाने की संभावना है। बिल्कुल चुकाए जाना तय नहीं है लेकिन चुकाए जाने की संभावना है, और उन्हें लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंतर्गत दिखाया जाता है। जैसे कि कर्मचारी हितों के लिए आयोजन जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, ये कर्मचारियों से संबंधित
संबंधित बनाए जाते हैं और सामान्यतः इन्हें इनके जो चुकाने की तारीख है वो 12 माह के अंदर अंदर नहीं होती है, अतः इन्हें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में शामिल किया जाता है। अब बात आती है दायित्व पक्ष की अगले शीर्षक की और अंतिम शीर्षक की, जो कि है चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज। क्या होती हैं? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान कंपनी को 12 माह के भीतर भीतर करना है। 12 माह तो अधिकतम है, 12 माह के अंदर अंदर करना है, वे सभी दायित्व कहलाएंगे चालू दायित्व। इसमें मुख्यतः क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन सभी को शामिल किया जाता है। लेकिन कंपनी की सब हेडिंग्स में कौन कौन सी मदें कहां कहां आएंगी उनकी बात करते हैं। तो इसका पहला उपशीर्षक है अल्पकालीन ऋण, यानी कंपनी ने कुछ इस तरीके के ऋण लिए हैं जिन्हें 12 माह के भीतर भीतर भुगतान करना है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। तो यहां अगर बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से हैं? मांग पर देय ऋण, यानी जब भी बैंक मांग ले तब आपको भुगतान करना होगा। बैंकों से लिया गया ओवरड्राफ्ट या अन्य पक्षकारों से जिन्हें 12 माह के भीतर भीतर चुकाना है, या फिर ऐसी जमाएं जिन्हें 12 माह के अंदर अंदर चुकाना है, या फिर कोई और लोन एंड एडवांसेस। तो करंट लायबिलिटीज की पहली हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोविंग, और उनमें उन ऋणों को शामिल किया जाएगा जिनका भुगतान 12 माह के अंदर अंदर करना है। व्यापारिक देयताएं ट्रेड पेबल, ये शुरुआत में ही आपको बता दिया गया है, यह सन्ड्री क्रेडिटर और बीपी की जगह लिखे जाते हैं। इसमें मुख्यतः व्यापारिक लेनदार और व्यापारिक जो देय बिल होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। तो ये एक अल्पकालीन दायित्व है और ट्रेड पेबल नाम से उन दोनों मदों को इसमें शामिल किया जाएगा। अन्य चालू दायित्व अदर करंट लायबिलिटीज, इसमें निम्न को शामिल किया जाता है। दीर्घकालीन ऋण जो 12 माह के अंदर देय हुए, अभी बात की थी, ऐसे ऋण जो 12 माह के अंदर देय हो गए हैं, दीर्घकालीन थे लेकिन 12 माह के अंदर देय हो गए हैं, तो वो अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग ना होकर बल्कि अदर करंट लायबिलिटीज हो जाएंगे। ऋणों पर अदत्त ब्याज किंतु देय नहीं, अदत्त ब्याज किंतु देय नहीं, इसका मतलब उनका ब्याज तो बनता है लेकिन अभी ड्यू डेट नहीं आई है। या फिर अदत्त एवं देय ब्याज, अग्रिम प्राप्त आय, न चुकाया गया लाभांश, ये सभी कहां शामिल किए जाएंगे? अन्य चालू दायित्व उप शीर्षक में। अगला और लास्ट एंड फाइनल सब जो हेडिंग है वो है अल्पकालीन आयोजन। ऐसे आयोजन जिनके विरुद्ध दावा स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह के अंदर अंदर उत्पन्न होने की संभावना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपने पढ़ा 12 माह के पश्चात उत्पन्न होंगे, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप पढ़ रहे हैं ये 12 माह के भीतर भीतर उत्पन्न होंगे। उन्हें शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत दर्शाया जाता है। कर्मचारी कल्याण से संबंधित कोई कोष हो, प्रोविजन फॉर टैक्स हो, या फिर प्रपोज्ड डिविडेंड यानी कि प्रस्तावित लाभांश हो, या संदिग्ध ऋण आयोजन हो, इन सभी का भुगतान 12 माह के भीतर भीतर कर दिया जाएगा। इस कारण इन्हें अल्पकालीन आयोजनों में शामिल किया जाता है। दायित्व पक्ष के सभी शीर्षकों को हमने समझ लिया है। मुख्यतः 4 शीर्षक एक बार फिर से सुने। सबसे पहला है अंशधारक निधि यानी कि शेयर होल्डर फंड। दूसरा है आवेदन राशि प्राप्त लेकिन बंटन लंबित यानी कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट अलॉटमेंट पेंडिंग, इसे अलग सब हेडिंग के रूप में दिखाना है। उसके बाद में तीसरा दायित्व है आपका गैर चालू दायित्व यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथी जो हेडिंग है, चौथा जो शीर्षक है वो आपका है चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज। अब बात करना चाहेंगे चिट्ठे के दूसरे पक्ष की यानी कि संपत्ति पक्ष की। उसमें कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है? तो संपत्तियों के स्पष्टीकरण में मुख्यतः हेडिंग्स की अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 हेडिंग्स हैं। पहली आपकी गैर चालू संपत्तियां यानी कि नॉन करंट असेट्स, और दूसरी है करंट असेट्स। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले गैर चालू संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो चालू संपत्तियां नहीं है, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनमें चालू संपत्तियों की विशेषताएं नहीं पाई जाती।
चालू संपत्तियां में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? ऐसी संपत्तियां जो 12 माह के भीतर भीतर रोकड़ में बदल जाती हैं, जिनका संबंध पूर्णतः व्यापार से होता है, जो व्यापार करने के लिए व्यापार में रखी गई है, वे सभी चालू संपत्तियां कहलाती हैं। गैर चालू संपत्ति में पहला जो उपशीर्षक है वो है स्थायी संपत्तियां। नाम से स्पष्ट है, वे संपत्तियां जिन्हें व्यवसाय में उपयोग के लिए रखा जाता है, विक्रय के लिए नहीं। यानी इन संपत्तियों को यदि एक बार व्यापार में क्रय कर लिया जाता है तो ये व्यापार में निरंतर उपयोग होती रहती हैं, इन्हें कभी बेचा नहीं जाता, इन्हें कभी रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जाता। हाँ, कार्य क्षमता या जीवन काल समाप्त हो जाने के बाद कबाड़ के रूप में इन संपत्तियों को बेचना एक अलग चीज है, लेकिन इनके जीवन काल के दौरान तो इन संपत्तियों का लगातार उपयोग ही किया जाता है। स्थायी संपत्तियों में कौन कौन सी संपत्तियां शामिल की जाएंगी? पहली है मूर्त संपत्तियां, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स नाम से स्पष्ट है, मूर्त ऐसी संपत्तियां जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वे सभी संपत्तियां टेंजिबल असेट्स कहलाती हैं। जैसे कि भवन, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, व्हीकल, ये सभी संपत्तियां मूर्त संपत्तियों के उदाहरण हैं। तो यदि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल आपको दिखाने हैं तो आप टेंजिबल असेट्स के नीचे दिखाएंगे। अब बात करते हैं अमूर्त संपत्तियां यानी कि इंटैंजिबल असेट्स। ऐसी संपत्तियां जिन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। वे संपत्तियां कहलाती हैं अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियों में जैसे मुख्य तौर पर गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, लाइसेंस है, बहुत सारी ऐसी मदें हैं जो कि इंटेंजिबल असेट्स उपशीर्षक सब हेडिंग के नीचे दिखाई जाएंगी। अगला फिक्स्ड असेट्स के नीचे जो सब हेडिंग है वो क्या है? पूंजीगत कार्य जो प्रकृति पर है, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यानी ऐसी संपत्ति जो अभी तक तैयार नहीं हुई है, मूर्त है, जैसे किसी भवन का काम चल रहा है या फिर किसी ऑफिस का काम चल रहा है या कोई मशीन अभी तैयार हो रही है, तो वो सभी कहलाती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका चौथा जो आइटम है फिक्स्ड असेट्स का वो है अमूर्त संपत्तियां जो विकास की दशा में है, यानी कि ऐसी इंटेंजिबल असेट्स जो अभी कार्य प्रगति पर है, जैसे कि पेटेंट को ले सकते हैं आप, अभी उस पर काम चालू है, काम जारी है। फिक्स्ड असेट्स को समझने के बाद नॉन करंट असेट्स में अगली हेडिंग आती है गैर चालू विनियोग, यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक सब हेडिंग है और इसमें कैसे विनियोगों को लिया जाएगा? ऐसे विनियोग जो कंपनी ने किए हैं लेकिन जिन्हें 12 माह के अंदर वसूल नहीं किया जाएगा, यानी जो 12 माह की अवधि से ज्यादा के लिए व्यापार में रखे जाएंगे। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऐसे विनियोग जिन्हें कंपनी में बेचने के लिए नहीं अपितु अपने पास रखने के लिए ही खरीदा है, वे सभी कहलाते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स के रूप में हो सकते हैं, डिबेंचर्स के रूप में हो सकते हैं, प्रतिभूतियों के रूप में हो सकते हैं या किसी और रूप में भी हो सकते हैं। अगली जो सब हेडिंग है वो है स्थगित कर संपत्तियां। स्थगित कर संपत्तियां, जैसा आपने पढ़ा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, स्थगित कर दायित्व कब उत्पन्न होता था? जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती थी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी उत्पन्न होती थी। इसका अपोजिट कर लीजिए, जब लेखांकन आय कर योग्य आय से कम होती है तो डेफर्ड टैक्स असेट्स उत्पन्न होती है और इसे इसी उपशीर्षक के नाम से दिखाया जाएगा। दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम, ऐसे ऋण एवं अग्रिम जो 12 माह के अंदर वापस प्राप्त होने की संभावना नहीं है। जैसे मान लीजिए, इसका उदाहरण ले सकते हैं, कंपनी ने टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए कुछ राशि जमा कराई जो कनेक्शन वापस करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो काफी लंबे समय बाद, जब तक कनेक्शन चालू रहेगा तब तक वो राशि डिपॉजिट रहेगी। तो इस तरह की मदों को दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम में शामिल किया जाता है।
अन्य गैर चालू संपत्तियां और अदर नॉन करंट असेट्स, इसमें दीर्घकालीन व्यापारिक प्राप्य को शामिल किया जाता है, देनदारों को, जो कि 12 माह से ज्यादा अवधि के हैं, तो वो फिर आपके नॉन करंट असेट्स में शामिल किए जाएंगे। अब आती है चालू संपत्तियां, करंट असेट्स, जो कि संपत्ति पक्ष का दूसरा शीर्षक है, मुख्य शीर्षक है। और चालू संपत्तियां क्या होती हैं, इनके बारे में अगर बात करें, संपत्तियां जिनके सामान्य संचालन चक्र में अथवा स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह के अंदर वसूल होने की संभावना है, यानी कि ऐसी संपत्तियां जो 12 माह के भीतर भीतर रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं, वे सभी चालू संपत्तियां कहलाती है। जैसे स्टॉक है, देनदार हैं, ये सभी चालू संपत्तियों के उदाहरण हैं जो मुख्यतः व्यापार के लिए रखी गई हैं और चालू संपत्तियां कहलाएंगी। इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, चालू विनियोग, करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने वहां पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ा वैसे ही करंट इन्वेस्टमेंट होंगे, बस दोनों की परिभाषा में इतना सा अंतर है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12 माह से अधिक अवधि के लिए होते हैं, जबकि करंट इन्वेस्टमेंट 12 माह से कम अवधि के लिए होंगे, यानी 12 माह के अंदर इन्हें वसूल कर लिया जाएगा। अगला जो करंट असेट्स का बिंदु है वो है रहतिया इन्वेंट्री। ये बहुत ही मुख्य सब हेडिंग है। इन्वेंट्री में मुख्यतः फिनिश गुड्स यानी कि निर्मित माल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, अर्ध निर्मित माल यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, फुटकर औजार, लूज टूल्स जैसी मदों को शामिल किया जाता है। व्यापारिक प्राप्य जो कि बने हैं देनदार और बीआर से, इसमें देनदार और बीआर को शामिल किया जाता है। अगली मद है नकद एवं नकद तुल्य, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दो मदे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश में तो रोकड़, बैंक शेष व चेक एवं ड्राफ्ट को शामिल किया जाता है, जबकि रोकड़ तुल्य में वे अल्पकालीन तरल विनियोग शामिल किए जाते हैं जो 3 माह से कम की अवधि में वसूल कर लिए जाएंगे, यानी ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 3 माह से कम की अवधि में वसूल हो जाएंगे, उन्हें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम, यानी ऐसी डिपॉजिट आपने करवाई है जो 12 माह के भीतर भीतर वापस प्राप्त हो जाएगी, तो उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। अन्य चालू संपत्तियां, अदर करंट असेट्स, इस शीर्षक के अंतर्गत वे सभी चालू संपत्तियां शामिल की जाएंगी जो उपरोक्त किसी भी शीर्षक में शामिल नहीं की गई है, जो ना तो इन्वेंट्री में या फिर ट्रेड रिसीवेबल में किसी भी में शामिल नहीं हुई हैं, तो बाकी बची हुई मदें अदर करंट असेट्स में डाल दी जाएंगी, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टैक्स आदि मदों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये आपकी संपत्ति पक्ष की मदें पूरी होती हैं, जिसमें मुख्यतः 2 ही हेडिंग्स हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अगर नॉन करंट असेट्स की बात की जाए तो उसमें कौन कौन सी हेडिंग है, अगर वहां देखा जाए तो फिक्स्ड असेट्स, इसके बाद आती है आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके बाद डेफर्ड टैक्स असेट्स, और फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट्स। और अगर करंट असेट्स की बात की जाए तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट असेट्स, इन मदों को शामिल मुख्य तौर पर चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में किया जाता है। चिट्ठे की मदों को समझने के बाद अब एक ऐसी स्पेशल आइटम की बात करते हैं जो कि केवल नोट टू अकाउंट्स में शामिल किया जाता है और चिट्ठे के योग में शामिल नहीं किया जाता, वो है आकस्मिक दायित्व, कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या होते हैं ये, जो वर्तमान में तो दायित्व नहीं है। आकस्मिक दायित्व ऐसे दायित्व हैं जो कि वर्तमान में तो दायित्व नहीं है, किंतु भविष्य के किसी घटना के घटने पर वे दायित्व हो भी सकते हैं और नहीं भी। इन्हें संदिग्ध दायित्व कहा जाता है और चिट्ठे की तिथि को इन्हें नोट टू अकाउंट्स में शामिल किया जाता है, क्योंकि इन्हें चिट्ठे के योग में अभी शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वर्तमान में
दायित्व नहीं है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि न्यायालय में चल रहे दावे, उनका फैसला आने पर ही हो सकता है कंपनी को भुगतान करना पड़े।